बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। कैसे हैं बेटा आप सब? सबसे पहले आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। याद रखना है आपने कि आज से पहले आप इस मोशन से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं, क्योंकि आज से पहले हमने कभी इस मोशन के बारे में पढ़ा ही नहीं। अब जो हमारे पास, क्योंकि इससे पहले जो हमने वैसे मोशन डिस्कस की थी वो हमने लीनियर मोशन के बारे में डिस्कस किया था, मीन के सिंगल वन डायमेंशनल मोशन के बारे में। और वन डायमेंशनल मोशन हमारे पास दो टाइप्स की होती थी, या तो हमारे पास वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग होती थी या हमारे पास वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होती थी। और अब ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये टू डायमेंशनल मोशन है। आपको मैं अभी सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के टू डायमेंशनल मोशन है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो भी नहीं बताऊंगा। आप अगले 10 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा ताकि मैं आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉपर कंसेप्ट बता सकूं, और उसके बाद हम बुक की जो हमारे पास सारी की सारी डेरिवेशंस है सारी की सारी हम वो करेंगे। आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। जी, प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चे, हमारे पास क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन। इसको समझने से पहले टू डायमेंशनल मोशन को हम समझते हैं सबसे पहले वन डायमेंशनल मोशन। बेटा वन डायमेंशनल मोशन दो एक्सिस के अलोंग होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, एक वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस हॉरिजॉन्टल मोशन को समझें, मीन कि आप वन डायमेंशनल मोशन को समझेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। आपने याद रखना है कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन हो या वर्टिकल मोशन हो या टू डायमेंशनल मोशन हो, आपने इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपने एयर फ्रिक्शन को करना है इग्नोर। एयर फ्रिक्शन को आपने क्या करना है? इग्नोर करना है। एयर फ्रिक्शन या इसके अलावा जितनी भी हमारे पास रुकावट होगी, चाहे फिर वो सरफेस फ्रिक्शन हो, उसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ये चीज, ये पॉइंट आपने नहीं भूलना कि जो एयर फ्रिक्शन है इस पूरी मोशन के अंदर इसको हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, या सरफेस फ्रिक्शन हो उसको भी इग्नोर करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की तरफ। लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल को मैं देता हूं स्टार्टिंग में एक इनिशियल पुश। जब मैं इनिशियल पुश दूंगा तो यहां पे आपको पता है कि मैंने एयर फ्रिक्शन को भी इग्नोर किया और सरफेस फ्रिक्शन को भी इग्नोर किया। जब मैंने दो चीजों को इग्नोर किया तो ये बॉडी हमारे पास जो है इसने मूव करना स्टार्ट किया। जब मैंने पहला इंटरवल के अंदर देखा तो पहले इंटरवल जो लेट्स सपोज मेरे पास 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर इस बॉडी ने मेरे पास 5 मीटर कवर किया। अगला इंटरवल जब गुजरा तो अगला इंटरवल भी मेरे पास 1 सेकंड का था, उसके अंदर मैंने नोट डाउन किया तो उस इंटरवल के अंदर भी उसने 5 मीटर कवर किया। और उससे अगला जो इंटरवल था वो भी 1 सेकंड था और उसके अंदर मैंने डिस्टेंस का नोट डाउन किया तो वो भी 5 मीटर निकला। अब आप यहां पे ये चीज नोट डाउन करेंगे कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हर इक्वल इंटरवल के बाद बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। एक्चुअली ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने इस केस के अंदर एयर फ्रिक्शन को और जो हमारे पास सरफेस फ्रिक्शन थी उसको इग्नोर कर दिया, जिसने हमारे पास बॉडी की मोशन को रेजिस्ट करना था और रोकना था। अब अगर मैंने ये दो चीजें इग्नोर कर दी तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर हमारे पास जो आगे की तरफ मूव करेगी वो हमारे पास किस वजह से मूव करेगी? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया ये चाहता है कि बॉडी जिस भी स्टेट के अंदर है उसी स्टेट के अंदर मूव करती रहे। तो बॉडी जो थी वो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में तो वो तो यही चाहिए हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करती रहे। अगर उसने पहले इंटरवल में 5 मीटर कवर किया तो अगले इंटरवल के अंदर भी 5 मीटर कवर करेगी और उससे अगले इंटरवल के अंदर भी अगले इंटरवल के अंदर भी 5 मीटर कवर करेगी। तो फिर हम यहाँ से यही चीज कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पे जो अगर मैं एयर फ्रिक्शन को और सरफेस फ्रिक्शन को इग्नोर करता हूँ तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल मोशन किस वजह से होती है? इनर्शिया की वजह से हो रही है। और यहाँ पे इस पूरे इंटरवल के अंदर बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं स्पीड कांस्टेंट लिख देता हूँ। और अगर स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होती। जब एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। तो यहाँ पे फिर मैं ये कह सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? 0 होती है। आइए बेटा, ये तो हमने सारा क्लियर कर लिया। ये चीज आपने याद रखनी क्योंकि ये चीज आपके अगले टॉपिक के अंदर इस्तेमाल होंगी। अब हम चलते हैं वर्टिकल मोशन की तरफ।
मैं इसी बॉल को एक इनिशियल पुश देता हूं। किस तरह पुश देता हूं? इसको मैं वर्टिकली पुश देता हूं। जब मैंने पुश दिया, और आपने इस केस के अंदर भी याद रखना है कि आपने यहां पर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है। अब एयर फ्रिक्शन को मैं इग्नोर कर दूं, तो जब मैंने इसको इनिशियल पुश दिया तो इस बॉडी ने पहले इंटरवल के अंदर, पहला इंटरवल मेरे पास 1 सेकंड था, उसके अंदर उसने जी 5 मीटर कवर किया। लेकिन अगले एक इंटरवल के अंदर, मीन के वो भी 1 सेकंड का था, उसके अंदर जी उसने जी 3 मीटर कवर किया। और उससे अगला हमारे पास जो एक इंटरवल था जो कि 1 सेकंड का था, उसके अंदर जी उसने 2 कवर किया। और उससे अगला जो इंटरवल था वो भी 1 सेकंड का था, लेकिन उसके अंदर उसने 1 मीटर कवर किया। अब यहां पे देखें वर्टिकल मोशन के अंदर, वर्टिकल मोशन के अंदर जब मैंने बॉडी को ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फेंका, तो बॉडी हर आने वाले इंटरवल के अंदर अपना जो डिस्टेंस है वो क्या करती जा रही है? रिड्यूस करती जा रही है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि मैंने इस केस के अंदर एयर फ्रिक्शन को तो इग्नोर किया। क्या मैं ग्रेविटी के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकता हूं? कभी भी नहीं कर सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये जैसे मैं इस बॉडी को इनिशियल पुश देता हूं, बॉडी पहले इंटरवल के अंदर तो ऊपर जाती है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि पहले इंटरवल के अंदर बॉडी के पास बहुत ज्यादा फोर्स थी। फिर हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको नीचे की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो हमारे पास अगले इंटरवल के अंदर उतना डिस्टेंस नहीं कवर कर पाती जितना पहले इंटरवल में कवर किए। तो फिर इसका मतलब ये हो, पहले इंटरवल में स्पीड कुछ और थी, अगले इंटरवल में कुछ और होगी, अगले इंटरवल में कुछ और होगी, उससे अगले इंटरवल में कुछ और होगी। तो यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि वर्टिकल मोशन जो है वो किस वजह से हो रही है? ये हमारे पास ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ग्रेविटी की वजह से इसकी जो मोशन है वो इंटरवल के अंदर चेंज हो रही है। और हर इंटरवल के अंदर जो इसकी स्पीड है वो हमारे पास क्या है? चेंज है। और स्पीड चेंज है, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पे अगर स्पीड हर इंटरवल के अंदर चेंज हो रही है, तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो किस वजह से होगी? ग्रेविटी की वजह से पैदा होगी। बेटा ये 3 पॉइंट और ये 3 पॉइंट ये आपने अपने माइंड के अंदर बिल्कुल अच्छी तरह फिक्स कर ले, ठीक है? क्योंकि इन्हीं की बिना के ऊपर हम आगे चीजें स्टडी करेंगे। अच्छा बेटा, अगला हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। ये तो हमारे पास सारा का सारा वर्टिकल मोशन या हॉरिजॉन्टल मोशन, ये एक 1 डायमेंशनल मोशन था। अब यहाँ पे हम चलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की तरफ। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोई भी गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर एक हमारे पास बच्चा जो है वो हमारे पास इस तरह एक कोई भी बॉल के साथ इस तरह कैच खेल रहा है। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन लेता हूं कि मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज ये जो हमारे पास गाड़ी है वो भी रेस्ट के अंदर है, जो बच्चा यहाँ पे बैठा है वो भी रेस्ट के अंदर है। और यहाँ पे रेस्ट के ऊपर होकर ये जो हमारा बच्चा है वो क्या करता है? इस बॉल को एक दफा ऊपर की तरफ फेंकता है, बॉल ऊपर जाती है, फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद नीचे आ जाती है। यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज नोट डाउन करनी है कि जिस पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जर्वर ने या बच्चे ने इस बॉल को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड फेंका था, उसी पॉइंट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉल है, वो हमारे पास नीचे फॉल करेगी। मीन के यहाँ पे जो बॉडी की मोशन होगी वो हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन। अब मैंने काम ये करना है कि इसी गाड़ी को एक स्पीड में, एक मूविंग एक स्पीड के साथ मूव करवाना शुरू कर देना है। और वो मेरे पास स्पीड कितनी होनी चाहिए? v होनी चाहिए। और फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मैं क्या काम करूंगा। मैं यहाँ पे, आपने ऑब्जर्व ये करना है कि यहाँ पे इस केस के अंदर जो गाड़ी है वो मूव कर रही है, और गाड़ी के अंदर जितनी चीजें मौजूद है, चाहे फिर वो ऑब्जर्वर हो और ऑब्जर्वर के हाथ में या बच्चे के हाथ में गेंद हो, जिसने हमारे पास, जिससे उसने वो गेंद के साथ कैच खेलना है, वो सारी की सारी इस वक्त मेरे पास मोशन के अंदर है। और सारी चीजों की जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में? अगर मैं जब तक मैं इस बॉल को उछालता नहीं, तो बॉल भी इस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी के साथ, गाड़ी भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ऑब्जर्वर भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ? मैं इस बॉल को ऊपर की तरफ उछालता हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ उछालूंगा तो बाहर बैठा ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्व करेगा कि जब ऑब्जर्वर यहाँ पर था तब भी बॉल उसके बिल्कुल ऊपर थी, जब ऑब्जर्वर मूव करके यहाँ पर आया तब भी उसने देखा कि बॉल जो है वो ऑब्जर्वर के बिल्कुल नीचे। जब गाड़ी के साथ साथ जब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचा तो तब भी हमारे पास बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है वो ये ऑब्जर्व करेगा कि ये जो अंदर बच्चा बैठा है उसके बिल्कुल ऊपर ही बॉल है। जब हमारे पास ये जो बच्चा है गाड़ी के साथ साथ जब यहाँ पर पहुंचा तो बाहर वाला जो ऑब्जर्वर है, जो बाहर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है इस पूरी मोशन को, तो वो ये देखेगा कि यहाँ पर इस कंडीशन में कि बॉल बिल्कुल इस बच्चे के ऊपर है। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी ये बॉल है वो बिल्कुल इसके ऊपर है। अब ऐसा कैसे हो गया? हम तो ये सोचते कि जब हमने एक दफा बॉल को ऊपर की तरफ फेंका तो होना तो ये चाहिए गाड़ी जब आगे की तरफ निकल गई तो बॉल उसी जगह पे हमारे पास क्या है, नीचे गिर जाए। लेकिन जो बाहर बैठा ऑब्जर्वर है वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि हमारे पास
जब बच्चा यहाँ पे था तो हमारे पास बॉल तब भी ऊपर, जब गाड़ी के साथ बच्चा यहाँ पर मूव किया तब भी ऊपर, जब यहाँ पर मूव किया, जब यहाँ पर आया बच्चा तब भी बॉल ऊपर, जब यहाँ पर आया तब भी बॉल ऊपर। इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर ऐसे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हिडन है जो हमें नहीं समझ आ रहा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। बेटा अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो किस वजह से हो रही है, इनर्शिया की वजह से। अब यहाँ पे देखें, ये जो बच्चा है और जो गाड़ी है, जो बॉल है, वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही थी। और जब जैसे मैंने बॉल को थ्रो किया तो बॉल हमारे पास ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर है, तो बॉल तो चाहती है कि मैं हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर रहूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको जैसे वर्टिकल अपवर्ड फेंकता हूं तो बॉल जो है, बॉल को जिस वेलोसिटी से या जिस फोर्स से मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा वो ऊपर तो जाएगी, लेकिन ऊपर के साथ साथ हमारे पास अपने इनर्शिया को बरकरार रखने के लिए वो क्या करेगी, वो साथ साथ इस तरह हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करती रहेगी। मीन कि वो हमारे पास इनर्शिया की वजह से वो हमारे पास इस तरफ भी जाएगी, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इनर्शिया की वजह से वो इस तरफ जाएगी, तो वो यहाँ पे साथ साथ ऊपर भी जा रही है और इस तरफ भी मूव कर रही है। जब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचा तो इनर्शिया की वजह से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट, वो जो बॉल थी वो यहाँ पर भी पहुंच गई और हमारे पास वर्टिकल मोशन की वजह से ऊपर भी चली गई। जब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचा तो हमारे पास इनर्शिया की वजह से जो बॉल है वो यहाँ पर भी पहुंच गई और हमारे पास वर्टिकल मोशन की वजह से ऊपर भी चली गई। और ये इसका था मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट के बाद यहाँ पर जो बॉल है उसने वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जर्वर है आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये जो बॉल है ये इनर्शिया की वजह से वो भी आगे की तरफ जाएगी और ये जो हमारे पास वर्टिकल मोशन की वजह से ये जो हमारा बॉल है वो नीचे की तरफ फॉल करेगी। और जब मैं आगे की तरफ देखूंगा तो अब बच्चा जो है वो आगे की तरफ जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे पास इनर्शिया की वजह से बॉल भी क्या कर रही है, वो भी आगे की तरफ जा रही है और हमारे पास ग्रेविटी की वजह से जो बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ये ऑब्जर्व करनी है कि ये जो ऑब्जर्वर बाहर बैठा है वो जो मोशन ऑब्जर्व कर रहा है वो हमारे पास एट अ टाइम 2 डायमेंशनल मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक हमारे पास जो मोशन है वो हमारे पास बॉल को आगे की तरफ लेके जा रही है। मीन के जो बाहर ऑब्जर्वर था उसने ये ऑब्जर्व किया था ना कि ये जो अंदर बच्चा बैठा है, जब वो यहाँ पे था तब भी उसके ऊपर बॉल थी, जब यहाँ पे आया तब भी उसके ऊपर थी, तब जब यहाँ पे आया तब भी उसके ऊपर थी, जब यहाँ पे आया तब भी उसके ऊपर थी। ये क्यों थी? क्योंकि इनर्शिया की वजह से ये जो बॉल है वो आगे की तरफ भी जा रही है, आगे का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जा रही है और हमारे पास वर्टिकल मोशन की वजह से ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर बॉल के पास 2 डायमेंशनल मोशन है, मीन कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉल के पास हमारे पास इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल मोशन और उसके साथ साथ उसके पास हमारे पास एक वर्टिकल मोशन भी है। और अगर इसका हम थोड़ा सा कर्व ड्रॉ करें तो देखते कर्व क्या बनते हैं। कर्व इस तरह बनेगी, ये ऐसे जाएगी बॉल, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये इस तरह कर्व बनेगी। और यहाँ पे ये जो कर्व है ये कर्व आप याद रखिएगा, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल की कर्व है। बेटा जी अभी हमने प्रीवियसली जो भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की उसके अंदर हमने नोट डाउन किया था कि वो जो बॉल थी वो हमारे पास इनर्शिया की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन में जा रही थी और ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल मोशन कर रही थी। मीन के बाद एट अ टाइम 2 डायमेंशन में जा रही थी, एक्स के अलॉन्ग भी, वाई के अलॉन्ग भी। ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी जो है वो एट अ टाइम 2 डायमेंशन में जाए तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। अब हम चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। तो यहां पर मैं लिखता हूं इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी। ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन है, किस चीज की? एक बॉडी की, एक ऑब्जेक्ट की, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने पूरी लास्ट एग्जांपल के अंदर आपने ऑब्जर्व किया था कि मेरे पास जो मोशन हो रही थी वो हमारे पास या तो इनर्शिया की वजह से हो रही थी या ग्रेविटी की वजह से हो रही थी। तो यहाँ पर फिर सिंपल मैं यही कह सकता हूँ कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो होती तो 2 डायमेंशनल मोशन है, लेकिन किसकी वजह से होती है? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और यहाँ पे आप अगर इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल ये होगी, अ फुटबॉल किक्ड एट अ सम एंगल। जब भी हमारे पास जो फुटबॉल, एक फुटबॉल जो प्लेयर है वो जब भी हमारे पास जमीन से किसी भी फुटबॉल को किक करता है तो वो जो फुटबॉल है
वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ भी जा रहा होता है और हमारे पास आगे की तरफ भी जा रहा होता है। तो इसका मतलब है कि फुटबॉल जो है उसकी जो मोशन है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की बेस्ट एग्जांपल है। तो उसकी जो हमारे पास जो उसका पाथ बनेगा वो हमारे पास इस तरह का पाथ बनेगा। अब आपने याद रखना है कि प्रोजेक्टाइल जिस पाथ को फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, मीन के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हिटिंग पॉइंट तक जाती है, उस पाथ को हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। मैं यहां पे मेंशन करता हूं पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, वो पाथ जो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगी, फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, दैट पाथ इज नाउन एज ट्रेजेक्ट्री। तो ऐसा पाथ जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल फॉलो करती है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब ये जो हमारे पास पाथ है वो टू टाइप का हो सकता है, मीन की लेट्स सपोज कि कोई भी एक बॉल में ले लूं और बॉल में छत के ऊपर खड़ा होकर मैं बॉल को बिल्कुल सामने थ्रो हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं, तो वो जो बॉल है वो कुछ देर तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ जाती जाएगी, लेकिन उसके बाद ये जो बॉल है वो हमारे पास इस तरह आगे की तरफ नीचे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगी। अब वो जो बॉल है वो हमारे पास आगे भी जा रही और साथ साथ नीचे भी जा रही, तो मतलब बॉल की हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ साथ वर्टिकल मोशन भी है। तो इसका मतलब है कि बॉल जो है वो हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन के अंदर है। मैं यहाँ पर ये जो पाथ है मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास एक बॉल है जो कि एक खास हाइट के ऊपर मौजूद है और वहां से आप बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हो, जैसे थ्रो करते हो तो जो बॉल है वो हमारे पास आगे भी साथ साथ जा रही है और साथ साथ हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड भी आ रही है। तो ये जो पाथ है हमारे प्रोजेक्टाइल का, इसको हम कहते हैं पैराबोला। तो ये इस केस को हम केस 1 कहेंगे, जिसके अंदर हम एक बॉल को हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो वो जो बॉल है वो हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन में जाएगी। तो ये जो पाथ वो फॉलो करेगी उसको हम कहेंगे पैराबोला। और यहाँ पे दूसरा हमारे पास जो केस बनता है वो केस ये बनता है कि एक बॉल को जिस तरह फुटबॉल था उसको अगर आप एक खास एंगल के ऊपर आप हिट करेंगे तो वो जो फुटबॉल है वो हमारे पास एक खास एंगल बनाते हुए पहले हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट के ऊपर पहुंचने के बाद वो हमारे पास डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखें तो इस केस के अंदर भी जो बॉल है वो हमारे पास एक जो बॉल है वो टू डायमेंशनल मोशन कर रही है, मीन कि आगे की तरफ भी जा रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है। और ये हमारे पास दो केसेस हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पाथ बनेगा ये पाथ भी हमारे पास पैराबोला बनेगा। कैसे? क्योंकि इस मोशन के अंदर अगर आप ये पार्ट अगर स्किप कर दें तो ये इतना पार्ट है वो हमारे पास यही कहलाएगा, मीन कि ये हमारे पास इस तरह की कर्व कहलाएगी और ये जो कर्व है इसको हम पैराबोलिक कर्व कहते हैं। अब ये हमारे पास दो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री थी जिसके अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करते हैं। एक ट्रेजेक्ट्री क्या थी कि आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकने एक खास हाइट के ऊपर, तो और दूसरा केस ये था कि आपने एक बॉल को या फुटबॉल को आपने खास एंगल के ऊपर आपने थ्रो करना। अब हम सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करेंगे। केस 1 हमारे पास क्या है? व्हेन बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, कि मेरे पास लेट्स सपोज एक बॉल है, उस बॉल को मैं एक स्पेसिफिक हाइट, इस स्पेसिफिक हाइट से पॉइंट ए के ऊपर क्या करता हूँ, पॉइंट ए से मैं थ्रो करता हूँ और थ्रो आपने किस डायरेक्शन में करनी है, आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो करनी। अब नोट डाउन करेंगे कि ये जो बॉल है वो हमारे पास इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बॉल जो है वो स्टार्टिंग में हमारे पास जो है वो बिल्कुल सारी की सारी हॉरिजॉन्टल मोशन में जा रहे हैं और जैसे जैसे वो आगे की तरफ हमारे पास मूव कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो बॉल है वो हमारे पास ऐसा ऐसा उसने वर्टिकल मोशन भी करना शुरू कर दी। स्टार्टिंग में बॉल के पास सारी की सारी कौन सी मोशन है? हॉरिजॉन्टल मोशन। तो जैसे जैसे बॉल आगे की तरफ जाएगी तो बॉल जो है वो हमारे पास ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आना भी शुरू हो जाएगी। और वो किस वजह से नीचे की तरफ आ रही है? ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं यहाँ पे इसकी आपको वो वेक्टर समझाऊं तो स्टार्टिंग में बच्चे बॉल के पास कोई भी हमारे पास वर्टिकल मोशन नहीं, तो मीन कि यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो स्टार्टिंग में 0 है, लेकिन जैसे वो आगे की तरफ जाएगा तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगा? इंक्रीज। और जब और नीचे जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट और क्या हो जाएगा? और इंक्रीज हो जाएगा। जब और हमारे पास आगे की तरफ जाएगा तो वर्टिकल कंपोनेंट और इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जैसे जो बॉल है वो हमारे पास आगे की तरफ जा रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी की वजह से ऐसा ऐसा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हर पॉइंट के ऊपर सेम है। अब सेम क्यों है? क्योंकि हमने लास्ट पीछे समझ के आए हैं कि हमारे पास जब भी बॉडी मूव कर रही होती है हॉरिजॉन्टल
मीन के आगे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है। सेम क्यों रहती है? क्योंकि हमने इस केस के अंदर हमने एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया है। अगर हमने इग्नोर किया तो इसका मतलब है कि बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हर जगह पे सेम रहेगा। अब हम चलते हैं कि हमने यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन देखनी। हॉरिजॉन्टल मोशन में हमने क्या चीज इग्नोर की थी? एयर फ्रिक्शन को। और एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया तो बॉडी जो है वो हमारे पास इनर्शिया की वजह से आगे जाएगी। मीन कि जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी पहले, हर पॉइंट के ऊपर उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल, ये जो इस केस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल मोशन में एयर फ्रिक्शन इग्नोर होती है और स्पीड क्या होती है बॉडी की? कांस्टेंट होती है हॉरिजॉन्टल स्पीड। और अगर हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। अब आपने क्या यहाँ पे देखनी है? आपने देखनी है वर्टिकल मोशन। अगर आप इस केस के अंदर देखें तो बॉडी जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग में इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी नहीं, सारी सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। अगर स्टार्टिंग में सारी सारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो हम ये कह सकते हैं कि वर्टिकल मोशन में इस केस के अंदर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? वी आई वाई, वो हमारे पास जीरो है। और जैसे जैसे बॉडी हमारे पास आगे की तरफ जा रही है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे ऐसे हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास जैसे जैसे वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है वो तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आना हमें क्या बताता है कि यहाँ पे इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। और एक्सेलरेशन किस वजह से पैदा हो रही है? ग्रेविटी की वजह से। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो ग्रेविटी की वजह से पैदा हो रही है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। और इसी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहेंगे। अब आपने यहाँ पे नोट डाउन ये करना है कि जब आप बॉल को एक पॉइंट ए से फेंकेंगे या थ्रो करेंगे तो इस बॉल ने इस पॉइंट मीन की इस पी में हमारे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपने थ्रो किया तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके इस पॉइंट ऑफ हिटिंग तक उसने हमारे पास इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया और उसने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया। आपने अब जो चीज नोट डाउन करनी है वो ये नोट डाउन करनी है कि जब भी आप पॉइंट ए से एक बॉडी को थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी और साथ साथ नीचे भी आएगी। अब पॉइंट ए से वो कितना नीचे आई है, मीन कि आपने उसका वर्टिकल डिस्टेंस y मालूम करना है और इस पॉइंट बी से ओरिजिन से यहाँ तक कितनी उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किए। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम x कहते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे बच्चे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करेंगे और वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए x यूज करते हैं और वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम y यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हाफ 1/2 ए टी का स्क्वायर। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब बेटा आपने अगर वर्टिकल डिस्टेंस मालूम करना है तो मीन का आपने वर्टिकल मोशन देखी। तो वर्टिकल मोशन में पहले हम देखें हॉरिजॉन्टल मोशन। तो आपने इन सारे वेरिएबल्स के साथ आपने x लगा देना क्योंकि x जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ भी x, इसके साथ भी x और इसके साथ भी x, मीन sx और vix और ax। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है उसको हम वैसे x से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो हमारे पास इस केस के अंदर हमारे पास चेंज ही नहीं हुई, तो ये हमारे पास vix वैसे का वैसे आ जाएगा और इंटू टी और प्लस 1/2 इंटू ax। अगर आप हॉरिजॉन्टल मोशन देखिए इस केस के अंदर तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर एक्सेलरेशन क्या आ रही थी? ax 0। तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? 0 और इंटू टी का स्क्वायर। और 0 जब इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x, ये हमारे पास vix तो वैसे का वैसे आ जाएगा इंटू टी और ये पूरा फैक्टर 0। जब ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास vix इंटू टी, ये सारा का सारा हमारे पास बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो बच्चे जी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल गया बेटा। अब इसी तरह हमने क्या निकालना है बेटा? इसका वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या बताता है कि जो बॉडी है वो इस पॉइंट से उसने वर्टिकली नीचे आने के लिए कितना डिस्टेंस कवर की है। तो उसके लिए भी आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है। उसके अंदर आपने यहाँ पर इसके वेरिएबल्स के साथ y लगा देने, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे पास जो sy है ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस, और वर्टिकल डिस्टेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। और
ये हमारे पास नेक्स्ट है वी आई वाई। वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, वाई का मतलब वर्टिकल। तो इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में जो बॉडी हो कुछ देर के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव कर रही है। तो वाई हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा, वी आई वाई इनिशियली वो 0 होगा। यहाँ पे टी प्लस 1/2 इंटू, अब यहाँ पे ए वाई हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि वर्टिकल जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगा, जी लगा दूंगा इंटू टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 0 को टी के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास ये बनेगा 0 प्लस 1/2 इंटू जी टी का स्क्वायर। इसको इसके अंदर प्लस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर बनेगा y इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। ये बेटा जी आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस आ गया जो इस प्रोजेक्टाइल ने कवर किए। जी अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसी प्रोजेक्टाइल का केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 हमें क्या बताता है, केस नंबर 2 हमें ये बताता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक फुटबॉल है जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है और एक प्लेयर आता है फुटबॉल का, वो क्या करता है, वो यहां से थ्रो करता है, हिट करता है। जैसे वो यहां से किक करता है तो वो जो हमारे पास फुटबॉल है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बनाते हुए हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, और प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ साथ वो हमारे पास ये एक ट्रैजेक्टरी बनाती है जिसको हम पैराबोला कहते हैं। तो याद रखिएगा कि केस नंबर 2 हमारे पास सिंपल ये है कि व्हेन बॉल इज थ्रोन, जब भी आप बॉल को थ्रो करें एट अ सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये मेरे पास एक फुटबॉल था उसको मैंने थ्रो किया एक खास एंगल थीटा के साथ, तो वो जो हमारे पास मोशन करेगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल मोशन को अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अब आपने ये देखना है कि ये मेरे पास जो एंगल मीन के जो हमारे पास ट्रैजेक्टरी बन रही है ये है तो पैराबोला। इस पैराबोला को मैंने यहाँ पे वेक्टर की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया होगा। अब हमें ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या बताती है, बेटा ये आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह समझनी है, क्योंकि अगर आपको ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह समझ आ गई तो आपकी जो बहुत सारी एमसीक्यूज है वो इजीली क्लियर हो जाएगी। अब बेटा मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को या हमारे पास बॉल को एक इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ थ्रो किया या हिट किया, और वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रही थी, थीटा। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर जो कि ग्रीन कलर में ड्रॉ किया हुआ है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बना रहा था, थीटा। अब मैंने इसको इसके कंपोनेंट में डिवाइड किया। एक इसका कंपोनेंट मेरे पास वर्टिकल कंपोनेंट वी आई वाई बना है, और दूसरा हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वी आई एक्स है। आपने ये बात याद रखनी है कि बॉडी जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर होती है तो बॉडी जो है बच्चे वो हमेशा जो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर भी जा रही होती है और वर्टिकल मोशन के अंदर भी जा रही होती है। और बॉडी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो जा रही है वो हमारे पास इस वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से जा रही है, वी आई एक्स की वजह से। और जो बॉडी हमारे पास वर्टिकल मोशन में जा रही है वो हमारे पास इस वेलोसिटी के जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई वाई इसकी वजह से जा रही है। अब हम ये जो बॉडी की हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन इस केस के अंदर डिस्कस करते हैं कि होती कैसे है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो वेलोसिटी है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो हेड है वो मैंने इसके टेल के साथ मिलाया, तो मेरे पास इसका एक वेक्टर वी आई आया। अब बॉडी जो है ये हमारे पास मूव करते करते अब यहाँ पर पहुंची, तो आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज ही नहीं होता, क्योंकि हमने पीछे पढ़ के आए हैं, पीछे डिस्कस करके आए हैं कि बॉडी जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर मूव कर रही होती है तो एयर फ्रिक्शन इग्नोर होती है, एयर रेजिस्टेंस इग्नोर होती है, सरफेस फ्रिक्शन इग्नोर होती है, तो बॉडी जो सेम स्पीड से जा रही होती है। उसका मतलब है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास इस लम्हे या इस लम्हे वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने हमारे पास सेम लेंथ का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। और आपको पता है कि बॉडी जब हमारे पास ऊपर की तरफ जाती है तो अपना जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसे ऐसे क्या करती जाती है, डिक्रीज करती जाती है। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा लेंथ में था, यहाँ पे मैंने इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी लेंथ कम कर दी। अगर यहाँ पे इसका मैं वेक्टर ड्रॉ करूं तो इसका वेलोसिटी का वेक्टर ये वाला आएगा, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर। अब जब जो हमारा बॉल है वो मूव करती करती यहाँ पर पहुंचेगी तो इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई वाई वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मीन के और कम हो जाएगा।
और फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने इसका एक रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, मीन के इसकी पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड। और जब हमारे पास बॉडी जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पहले कम हो गया था, अब ये इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। क्या हमारे पास बॉडी जो है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जाके रुकी है? बिल्कुल भी नहीं रुकी। बॉडी के पास आगे उसका वर्टिकल जो कंपोनेंट था वो तो कम होते होते जीरो हो गया, लेकिन बॉडी जो आगे की तरफ भी तो जा रही है। इसका मतलब है कि बॉडी जब अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर पहुंचेगी तो इसका हमारे पास बॉडी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा VIY वो तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, बट बॉडी के पास इस वक्त भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मौजूद है जिसकी वजह से बॉडी जो है वो आगे तरफ जाएगी। और याद रखिएगा यहाँ पे इस दफा पेपर के अंदर 2025 में आपका एक एमसीक्यूज आया था कि अगर बॉडी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तो उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉडी का हमारे पास जो बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी होगी, क्या जीरो होगी या VI cos थीटा होगी या हमारे पास VI sin थीटा होगी या नन ऑफ दिस। तो बच्चों ने अक्सर हमारे पास जीरो लगा कर आए थे क्योंकि बच्चों को ये समझ ही नहीं थी कि हमारे पास जब बॉडी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होती बल्कि सिर्फ उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, जो बल्कि लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास जीरो नहीं होता है। मीन के बॉडी का जो ये कंपोनेंट है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और जब बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ इंक्रीज करना शुरू कर देगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं यहाँ पे दोनों को ज्वाइन करूंगा और फिर इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर दूंगा। अगले लम्हे हमारा बॉडी जब और नीचे जाएगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, और इंक्रीज, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम। फिर मैं क्या काम करूंगा, इसका एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दूंगा और लास्ट पे हमारे पास बॉडी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, और इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इसका एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। इस पूरी सिचुएशन के अंदर आपने जो चीज नोट डाउन की हुई, ये नोट डाउन किए कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जा रही थी उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वेलोसिटी का वो ऐसा ऐसा डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जब मैक्सिमम हाइट के पहुंचने पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया। लेकिन यहाँ से जब बॉडी नीचे की तरफ आ रही है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ऐसा ऐसा हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मीन के वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं, इस वजह से हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अगर वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन भी पैदा होगी, और वो एक्सेलरेशन क्या होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन मीन के ये जो हमारे पास वेक्टर डायग्राम है या हमारे पास ये जो केस नंबर 2 है इसकी हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं। हमने यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किए। अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में जा रही है वो किस वजह से जा रही है, इनर्शिया की वजह से। और अगर इनर्शिया की वजह से जा रही है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बॉडी के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करके आए कि यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी Vx कंपोनेंट जो है वो हर जगह पे सेम है। सेम होने का मतलब ये है कि क्योंकि सामने से होने वाली कोई फोर्स है ही नहीं तो हमारे पास स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन जो पैदा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन वो जीरो होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बॉडी का जो इनिशियल पॉइंट है वो ये वाला है, और इनिशियल पॉइंट के ऊपर बॉडी का अगर इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें वो मेरे पास जो होता है वो होता है Vix। और बॉडी का अगर फाइनल पॉइंट देखें तो बॉडी का मेरे पास लेट्स सपोज फाइनल पॉइंट ये वाला बन रहा है, तो फाइनल पॉइंट के ऊपर बॉडी का वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें वो भी हमारे पास उसी लेंथ का है जिस लेंथ का हमारे पास इनिशियल कंपोनेंट था। अब यहाँ पे इनिशियल कंपोनेंट और फाइनल कंपोनेंट वेलोसिटी का जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग है वो दोनों सेम है, एक जैसे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि Vix जो है हॉरिजॉन्टल मोशन में वो बराबर है हमारे पास बॉडी के फाइनल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे Vix जो है इसका फार्मूला लिखता हूँ। वो क्या होगा, Vi का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, x का मतलब मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, cos थीटा। अब हमारे पास Vix की वैल्यू भी Vi cos थीटा और Vfx की वैल्यू भी cos थीटा, क्योंकि हमारे पास ये जो
बॉडी का वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो चेंज ही नहीं होगा। अब हमने क्या काम करना है, हमने वर्टिकल मोशन देखनी है। और आपको मैंने यहाँ पे दिखा है कि जैसे जैसे हमारे पास ये जो बॉडी है ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे ऐसा क्या हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो वो किस वजह से हो रहा है, वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से डिक्रीज हो रहा है। और अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा तो वहां पे एक एक्सेलरेशन पैदा होगी, उसको हम वर्टिकल एक्सेलरेशन ए वाई कहेंगे। और ए वाई किसके बराबर होता है, हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमने जिस तरह हमने यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर हमने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी निकाल ली है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन में सेम है, उन दोनों का फार्मूला सेम आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में और वर्टिकल मोशन के अंदर क्या इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम है। अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये वाले इस पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर मैं फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो इनिशियल मेरे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इतना बड़ा है, लेकिन फाइनल पॉइंट के ऊपर जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, बहुत छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट है y के लॉन्ग वो हमारे पास डज नॉट इक्वल टू VFy। अब आप ये आप ना कहना शुरू कर देना कि सर आपने हॉरिजॉन्टल मोशन में तो आपने जो VIX था वो यहाँ पर लिया था और VFX यहाँ पे लिया था, बट आप यहाँ पर भी ले सकते हो कहीं पर भी। यहाँ पर इस लम्हे देखो, इस लम्हे देखो, फाइनल पॉइंट ये इस लम्हे देखो, तो हर लम्हे हमारे पास जो VFX है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर मैं इस लम्हे के ऊपर देखता हूँ तो इस लम्हे के ऊपर जो हमारे पास VFX है जो हमारे पास यहाँ पर है वही हमारे पास यहाँ पे है, लेकिन जो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट है, अगर इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट की लेंथ इतनी ज़्यादा है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे ये दोनों हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट कभी भी बराबर नहीं होंगे। और यहाँ पे बाकी हमने निकाला क्या है, हमने VIY की वैल्यू निकालनी। VI की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास सिंपल ये होगी VIY, वो हम VI का मतलब VI होगा, वर्टिकल Y का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, साइन थीटा लगाते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास VIY की वैल्यू आ गई। अब VFY की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है, वो हमारे पास होती है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। अब आपने यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या निकालना था, VFY निकालना था। VFY निकालने के लिए मैं इसके सारे वेरिएबल्स के साथ y लगा दूंगी, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y। VFY मैंने निकालना है तो वैसे के वैसे आ जाएगा, और VIY की वैल्यू अभी हमने निकाली जो क्या हमारे पास VI साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा VI साइन थीटा और AY। अब बेटा AY की वैल्यू क्या होगी, आपको मैंने पहले बताया कि जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड, तो वहां पे हम जो G है उसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे जो AY है वर्टिकल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस G। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि जरूरत ही नहीं है, इंटू T। अब ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बनेगा, ये सिंपल बनेगा VFY इज इक्वल टू VI साइन थीटा इंटू माइनस GT। ये बेटा जी आपके पास फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वर्टिकल कंपोनेंट की। अगर आपको कहा जाए कि रिजल्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, रिजल्टेंट वेलोसिटी की, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी और उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका ये कि आप क्या काम करते हैं, आप अंडर रूट लेते हैं और अंडर रूट लेके आप उसी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का हमने रिजल्टेंट निकालना है ना, तो आप क्या काम करेंगे, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और फाइनल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर लेंगे अंडर रूट के नीचे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है। अब हमारे पास ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, अगर हमने ये एंगल निकालना है तो उस एंगल निकालने का फार्मूला ये फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स VFY डिवाइड बाय VFX।
ये वाली जो चीज़ है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हमने एंगल कैसे निकालना होता है और हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है।